साथ ही साथ अभी प्रबुद्ध जन महासभा जो खास तौर से ये जो 75 जिलों में जो वो मूर्ति लगाने का जो एक घोषणा की गई है, वो हमारे साथ उसके जो अध्यक्ष हैं उसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे साथ नवीन भाटिया, बीजेपी प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, बीजेपी नेता हैं आप, और खासतौर से कई संगठनों के साथ जो जुड़े हुए हैं। और अगर भाजपा ने जिस तरह से जो जिम्मेदारी के साथ में वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज को साथ लेकर चलने की कवायद रखी है, जो स्थितियां रखी हैं, उसमें खासतौर से जो है अपने जवाबदेही नवीन भाटी की तरफ से तैयार होगी। लेकिन पहला सवाल सीधे सीधे तौर पर मनोज पांडे जी से करना चाहूंगा। मनोज जी, जिस तरह की स्थितियां हैं, समाजवादी पार्टी पहले मुसलमानों की बहुत करीबी मानी जाती थी, उसके बाद अचानक से आज ब्राह्मणों की स्थितियों पर जो है समाजवादी पार्टी खुल के सामने बयानबाजी करती नजर आ रही है। देखिए विवेक जी, जहां तक समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम किया है। अगर आप पीछे से कालांतर से देखें तो समाजवादी पार्टी में एक तरफ बेनी प्रसाद वर्मा जी, तो एक तरफ अवधेश पासी जी, तो एक तरफ मोहन सिंह जी, एक तरफ छोटे लोहिया जनेश्वर जी। अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी सभी जात, वर्ग, धर्म के लोगों का एक पूर्ण रूप से गुलदस्ता रहा है, जिसने सभी वर्ग और जात के लोगों को साथ सामान्य रूप से लेकर के चलने का काम किया है। अब चाहे वो हिंदू रहा हो या मुस्लिम रहा हो, हमारी सेकुलर पार्टी है, हम लोगों ने सबको साथ लेकर के समभाव से काम करने का काम किया है। अब जहां तक परशुराम जी का सवाल है, तो जहां सभी धर्म के महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया गया, तो हम कह सकते हैं कि भगवान परशुराम जो भगवान शिव के 6वें अवतार हैं और देश के करोड़ों लोगों के आराध्य हैं। लोग उनको पूछते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं और उनको कहीं ना कहीं अपना आदर्श मानते हैं। और दूसरा नाम जो शहीद मंगल पांडे जी का है, तो हम देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में सबसे पहले आग को प्रज्वलित करने का काम मंगल पांडे जी ने किया। अगर प्रबुद्ध सभा ने यह निर्णय लिया कि अगर हम उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में अपने आराध्य भगवान परशुराम जी की और शहीद मंगल पांडे जी जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई है, देश को एक नई दिशा दिया है, उनकी हम मूर्ति लगाएंगे, तो हम समझते हैं कि जो देश अपना है, जिसमें महापुरुषों का सदैव सम्मान होता रहा, हम लोग अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलते रहे, तो उनको आगे बढ़ाने का काम हम सब कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी कर रही है। कमाल तो ये है मनोज पांडे साहब कि आखिरकार बीजेपी के 3 साल पूरे होने के बाद में जो सरकार, जो योगी सरकार उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद तब उस वक्त में हालातों में जिस वक्त एक अफवाह फैलाई जाती है कि प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों के खिलाफ इस समय सरकार जो काम कर रही है, जब हिस्ट्री शीटर्स कुछ एक बदमाश थे जिनका मुझे नहीं लगता कि कोई जाति या बिरादरी या फिर विशेष जो है वर्ग से कोई संबंध रखता होगा, वो अगर वो अपराधी है, अगर उसके ऊपर पुलिस ने कोई कार्रवाई की है और उसके बाद एक पूरी हवा फैलाई जाती है कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका एनकाउंटर हो रहा है, और उसके बाद ही प्रबुद्ध समाज, जो प्रबुद्ध समाज जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहां से एक ब्राह्मणों के फेवर में इस तरह की बयानबाजी, क्या इसे तुष्टीकरण की राजनीति नहीं मानी जानी चाहिए? नहीं विवेक जी, देखिए, अगर हम कहें इस बात को, तो भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश करने का काम पीछे समाजवादी पार्टी ने किया था। वर्तमान सरकार ने उस पर रोक लगा दिया, उसे बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश में श्रवण यात्रा और उत्तर प्रदेश में मानसरोवर यात्रा, ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने शुरू किया। बलिया में मंगल पांडे जी की मूर्ति भी लगाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। प्रदेश के शिक्षकों का, संस्कृत के शिक्षक जो 100% ब्राह्मण हैं, उनको सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो हम कालांतर से सभी वर्ग और जाति के लोगों को लेकर के आए। विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को बनाया। उसी सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे रहे, शिवाकांत ओझा जी रहे, अभिषेक मिश्रा रहे हैं, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी रहे हैं। तो लगातार सभी जात, वर्ग और खासकर ब्राह्मणों का भी सम्मान समाजवादी पार्टी करती रही। अब ये अलग बात है कि आपने एक सवाल बहुत अच्छा उठाया कि अपराधी की कोई जात नहीं होती। मैं सहमत हूं आपकी बात से, अपराधी को जात से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। और जहां तक बिकरू कांड का सवाल है, विकास दुबे ने जो कृत्य किया और हमारे 7 सिपाही मारे गए, उसमें सीओ भी थे, उसमें सब इंस्पेक्टर भी थे, इंस्पेक्टर भी थे, पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा रहा, उनकी सिंपैथी भी उनके साथ थी। लेकिन ये सवाल जरूर उठा कि जब एक ऐसी बहू को जो 3 दिन पहले ब्याह के आई हो, उसका कोई अपराध न हो, आपने उसको गैंगस्टर एक्ट में जेल भेज दिया। उसकी मेहंदी भी नहीं छूटी हाथ की,
आपने जेल भेज दिया, बाद में आपने स्वीकार किया कि हमने गलत भेज दिया और 169 सीआरपीसी की रिपोर्ट देके उसे छुड़ाने की बात किया। पांडे जी, नौनिहाल पांडे जी, जिसका कोई अपराध नहीं था, कभी कभी तिल का ताड़ भी बनाया जाता है। पांडे जी, कभी कभी तिल का ताड़ भी बनाया जाता है, ठीक है। जिस पार्टी पर अब तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की बात अभी तक आरोप लगते रहे हैं और मुसलमानों की सबसे हितैषी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है समाजवादी पार्टी को बोला जाता रहा है, अब उस पार्टी को कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के इतने पक्ष की बातें करते हुए देखकर कहीं ना कहीं जनता के पेट में भी जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला होगा, उनके दिमाग में सवाल तो आएगा। विवेक जी, कभी नहीं होगा। जनता ने देखा है 1993 का मंत्रिमंडल बना और उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी ब्राह्मणों को मिली। 2004 की सरकार बनी, सबसे ज्यादा भागीदारी ब्राह्मणों को मिली। 2012 की सरकार बनी, अगर आप देखें तो 14 लोग मंत्रिमंडल में ब्राह्मण समाज। सर, आपकी सरकार ने कोई नया काम नहीं किया है। सर, आपकी सरकार ने कोई नया काम नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब वहां भी सतीश चंद्र मिश्रा, रामवीर उपाध्याय, तमाम ऐसे लोग थे जो कि खासतौर से ब्राह्मण चेहरे बने और जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण वोटों को साथ के ही सबको सब जना हिताए और सब जना चुकाए, इस तरह के नारे दिए गए थे। आपकी सरकार ने कोई नया काम नहीं किया, लेकिन आज आपकी राजनीतिक पार्टी को अगर इसकी याद आई है तो उसका मकसद क्या है? उसका राजनीतिकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, एकदम स्पष्ट मतलब है, समाजवादी पार्टी ने सभी महापुरुषों को जात वर्ग धर्म के जो भी हों उनको सम्मान देने का काम किया है। इसका इतिहास भी है। हमारी पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित की। हमारी पार्टी ने इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में झलकारी बाई की मूर्ति लगाई, महपासी के किले को बनवाया, वीरा पासी की मूर्ति लगाने का काम किया, मलिक मोहम्मद जायसी को सम्मान देने का काम किया, खड़ी भाषा हिंदी को लाने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को सम्मान देने का काम किया। अगर आज हम लोग, यह समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम जी की बात कर रही है या मंगल पांडे जी की बात कर रही है, जिनको पूरा देश मानता है, हर वर्ग जात के लोग मानते हैं, लेकिन वो हमारे भी आराध्य हैं, हमारे भी नेता हो सकते हैं, हमारी भी सोच हो सकती है। अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों का पेट खराब हो गया है, कुछ लोग बड़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, कुछ लोग महसूस कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण हमारी जागीर है। तो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण जागीर नहीं है। ब्राह्मण ने समय समय पर लोगों को सही आईना दिखाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का 16% ब्राह्मण वो उत्तर प्रदेश की दिशा तय करने का काम करता है। जो ब्राह्मण के साथ सौतेलापन करेगा, वो चाहे जो राजनीतिक दल हो, जो सौतेलापन करेगा ब्राह्मण इसे सहन नहीं करेगा। तो आप कहना क्या चाहते हैं, जिस तरह की जो हवा है अभी प्रदेश में, जिस तरह से लगातार ये जो आवाज उठ रही है कि ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, योगी सरकार में लगातार उनके खिलाफ जो है कार्रवाई देखने को मिली है और जो एनकाउंटर भी हुआ है वहां भी कहीं ना कहीं इस बात को जो है कहीं ना कहीं जातिगत स्थितियों से जोड़कर देखने की बात आई है सामने। अब समाजवादी पार्टी का आखिरकार भविष्य के लिए स्टैंड क्या होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हम सभी जात वर्ग धर्म के लोगों को, छोटे बड़े गरीब सबको लेकर के साथ चलेंगे। सभी जात वर्ग के लोगों को सम्मान देंगे और सबको एक फूल नहीं बल्कि एक गुलदस्ते के रूप में संजो करके समाजवादी पार्टी अपने 1992 के इतिहास से लेकर आज तक आगे बढ़ी है। उन्हीं रास्तों पर समाजवादी पार्टी आगे भी बढ़ने का काम करेगी। चलिए, बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से जो बातें निकल के आ रही है, इस वक्त हम जो बहस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर क्या किया क्या नहीं किया, मुझे तो लगता है कि जिस तरह से जनेश्वर मिश्र जी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो चाणक्य की जो भूमिका थी वो समाजवादी पार्टी के लिए वो जनेश्वर जी ने वहां पर पहुंचाई है। लेकिन फिर भी लोहिया पार्क बने, जनेश्वर मिश्र पार्क बना, लेकिन उसको लोहिया पार्क जरूर कह दिया गया। नहीं, देखें, अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी ने जो सम्मान स्वर्गीय आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी को दिया, आदम कद इतनी बड़ी मूर्ति शायद ही देश में किसी पार्क में या कहीं पर भी किसी ऐसे बड़े नेता की लगी हो। जो समाजवादी पार्टी के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जनेश्वर जी को सम्मान देने का काम किया और उस पार्क का नाम भी जनेश्वर मिश्र पार्क रखा। लोहिया पार्क अलग है और जनेश्वर मिश्र पार्क अलग नहीं सर, लेकिन आपके कार्यकर्ता कहते लोहिया पार्क है, छोटे लोहिया पार्क। जिस जगह पर जनेश्वर जी की मूर्ति लगी है उसको जनेश्वर पार्क के रूप में किया गया और जनेश्वर जी की मूर्ति लगाई गई। और यही नहीं, माननीय जनेश्वर जी के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ जनता के बीच में जनेश्वर मिश्र समग्र ग्राम योजना भी चालू करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और हम समझते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश में
आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर समग्र गांवों का सीसी रोड बना करके सौर ऊर्जा की लाइटें वहां लगवा करके उन गांवों का विकास भी किया गया। और इसके अलावा भी कई सिंचाई योजना भी श्री जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने चालू किया है। तो चलिए, इस पर जो बात हो रही है, यानी कि समाजवादी पार्टी का हमेशा से स्टैंड रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, जिसको तुष्टीकरण का नाम दिया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी को अब ये कहा जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की जो है राजनीति की जा रही है। नवीन जी, क्या कहेंगे आप? तो मतलब मेरे ख्याल से मनोज जी ने जिस तरह से कहा कि जनेश्वर मिश्र जी के लिए इतना सम्मान रखा गया, खासतौर से ब्राह्मणों के लिए जो सरकार में भी कई जो है महत्वपूर्ण योजनाएं दी गई हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि विशेष तौर पर ब्राह्मणी ठेकेदार है बीजेपी के लिए? देखिए, सबसे पहले जो है हमारे मैनिफेस्टो में जो था, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, वो सबसे पहले 370-35 से और राम मंदिर हमारा एक ऐसा मुद्दा था जिस पर सबसे बड़ी राजनीति समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने की। कांग्रेस की सरकार रही, 7 बार रही, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। समाजवादी की सरकार रही, खुलेआम माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि हमने कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी हमने। और हमारे यहाँ एक मुजफ्फरनगर में कांड हुआ था, वहां पर जब आजम खान, इनके जो अपने आप को सीएम माना करते थे, उन्होंने कहा कि मैंने वहां पर हिंदुओं को कटवा दिया, हिंदुओं को मरवा दिया। तो ये कैसे मैं मान लूं कि आज ये ब्राह्मणों को अपना बनाकर या अपना बताकर या आने वाले 2022 के चुनाव में जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, एक भगवान परशुराम की मूर्ति बनाने से मुझे लगता नहीं कि ब्राह्मण इनके खेमे में जाएगा। तथ्यों की बात कीजिए ना, वो तो अभी भी दावा कर रहे हैं, मनोज जी कह रहे हैं अपनी तरफ से कि भाई कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के लिए शुरुआत से सम्मान है और हमेशा करते रहे। मनोज पांडे खुद एक ब्राह्मण है, वहां पे पार्टी में कैबिनेट स्तर पर जो मंत्री रहे हैं और आगे भी अगर सरकार बनी तो वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल में रहेंगे। और योजनाओं की बात की है, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि भाजपा के साथ ही ब्राह्मण क्यों रहे और ब्राह्मणों को लेकर भाजपा का क्या कोई नैतिक और कोई अघोषित या कोई बॉन्ड है जो कोई और पार्टी इस पर कोई घोषणा नहीं कर सकती? और अगर वो ब्राह्मणों की बात करे तो वो तुष्टीकरण की राजनीति हो, ऐसा क्यों? हम भाजपा में ब्राह्मण क्यों रहे, अगर आप ऐसा पूछना चाह रहे हैं तो भाजपा के बॉन्ड क्यों रहे? अगर कोई और पार्टी बात करे तो करना चाहिए ना, वो भी तो बात कर सकते हैं। भाजपा के वहां तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप क्यों? सर, भाजपा के पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका उत्तराधिकारी कोई नहीं है। समाजवादी में भी कहीं ना कहीं आज अखिलेश यादव है, कल उनके बेटे रहेंगे, लेकिन हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता हैं। वो देश को मुद्दे की बात सर ये नहीं है कि जो है मोदी का जो कुर्सी होगा उत्तराधिकारी कौन होगा। बात यह है यहाँ पर कि अभी जो ब्राह्मणों की ठेकेदारी, जो बीजेपी के तमाम जो लोग कहते हैं कि भाई ब्राह्मण और वैश्य वर्ग हमारे साथ है, अगर कोई और राजनीतिक संगठन अगर उसकी बात करता है, जिस तरह से मनोज पांडे कह रहे हैं कि भाई उनके साथ में उन्होंने कई बार ऐसा हुआ है, कई योजनाएं उन्होंने जो है अपने सरकार में जारी की है, उन्होंने तो ये तक आरोप लगा दिया कि आपने जो परशुराम जयंती की छुट्टी थी वो भी आपकी सरकार ने कैंसिल कर दी। सर देखिए, मैंने पहले ही बताया, अब जो आज ये मंत्री जी हमारे साथ बैठे हैं मनोज जी, अगर ये बता रहे हैं कि हमने कहीं ना कहीं, क्योंकि जनेश्वर पार्क बनाने से या भगवान परशुराम की मूर्ति बनाने से इनको अगर ऐसा लगता है कि ब्राह्मण वोट बैंक, हमारे यहाँ कभी सरकार में, हमारी पार्टी में कभी नहीं कहा कि हमारे पास ठेकेदारी है ब्राह्मण वोट बैंक की, ना हमारे पास, हमारी विचारधारा भाजपा की विचारधारा हो रही है। अगर कोई और राजनीतिक संगठन बात कर रहा है तो उन्हें करने दीजिए ना, फिर इस पे क्यों जो पेट पे पानी हो रहा है आपकी सरकार के बीच में जाकर कि भाई इसमें तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। 2022 में चुनाव है। हाँ। और कहीं ना कहीं आज समाजवादी पार्टी को यह दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि ब्राह्मणों को जो उन्होंने, जब एक ही पार्टी जो समाजवादी पार्टी जब चुनकर आई थी तो उसमें सभी का योगदान था। वो अकेले, ना तो सिर्फ अकेले यादव वोट बैंक से आई थी, ना और ओबीसी वोट बैंक से आई थी, उसमें सभी का था, ब्राह्मणों का भी, सभी का। लेकिन वहां चलाने वाले कौन थे? 2-3 लोग उसको सरकार को चलाते थे, मात्र आजम खान चलाते थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखते थे। तो मेरा ये कहना है, सीधे तौर पे मनोज पांडे जी जो आरोप लगा रहे हैं कि वो ये कि आपकी सरकार में जरूर जो है ब्राह्मणों को जो है जगह दी गई, लेकिन सर चलती 2-4 लोगों की थी, उसमें ब्राह्मण कहीं नहीं दूर दूर तक दिखाई दिए। ये आरोप है नवीन भाटी जी का। देखिए, ये आरोप तो किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है और इस समय ये आरोप इनके ऊपर भी बहुत बड़ा है। अब हम कह सकते हैं कि देश में जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन की बात किया, राम जन्मभूमि को आंदोलन को चलाने वाले, जिनके नारे लगते थे अटल अडवाणी जिंदाबाद, मुरली मनोहर जोशी जिंदाबाद, आज जोशी जी कहाँ पड़े हुए हैं? आज अडवाणी जी को तो बड़ा दुख हुआ कि उनको ये भी नहीं मौका मिला तो राम जन्मभूमि के शिलान्यास में भी वो जा सके। मुरली मनोहर जोशी जी
जो इसके नायक रहे और जिन दोनों लोगों ने यात्राएं अलग अलग शुरू की थी, और अडवाणी जी तो रथ लेकर के निकले थे। आज उनके हालात क्या हैं इसको समाज देख रहा है, समाज अच्छी तरीके से जानता है। और मैं बिल्कुल कहता हूं कि ब्राह्मण समाज कहीं बंधा नहीं है, कोई समाज कहीं बंधा नहीं है। समाज इस चीज का जरूर कहीं न कहीं आकलन करता है और उसको आत्मसात करता है कि हमें कहाँ सम्मान है, हमारी कहाँ भागीदारी है, कौन हमारी बात कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं समाज में अब चेतना है, और ये चाहे वो पिछड़ी जात के लोग हों, चाहे वो अगड़ी जात के लोग हों, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, सब लोग इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक मंथन करते हैं। और अगर ब्राह्मण भी मंथन करेगा तो ब्राह्मण को इनके साथ नहीं रहा, इनके साथ तो 11% ब्राह्मण रहा हरदम, कांग्रेस के साथ रहा वो 40 साल। उसने इनका कांग्रेस को छोड़ा उसने तो भाजपा के साथ वो कुछ दिन तक रहा, उसने भाजपा को छोड़ा, उसने बसपा की भी सरकार बनवाई, समर्थन दिया। तो नीतियों, रीतियों और विचारों के आधार पर और उस समय की परिस्थितियों के अनुसार हर जात वर्ग के लोग अपना निर्णय लेते हैं। मैं भी कोई ठेकेदार नहीं हूं, लेकिन जो कुछ बन सकेगा वो भगवान परशुराम जी के लिए और स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे जी के लिए जो मैंने कहा है उसको करने का हम लोग पूरा भरसक प्रयास करेंगे। साथ ही हम लोगों ने ये मांग किया है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने जो परशुराम जयंती के अवकाश को निरस्त कर दिया है, इसको तत्काल चालू करे। उसको लागू हम लोगों ने किया था, इन्होंने क्यों बंद कर दिया, उसे चालू करे, ये मांग भी हमारी है इस सरकार से। चलते चलते सर आखिरी कमेंट्स लूंगा मैं मनोज जी आपके, कि वाकई में जो स्थिति बनी हुई है, चलिए ठीक है आपने सही कहा कि हर बार ब्राह्मण ने तय किया कि भाई किसकी सरकार बननी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल अलग अलग जो है सरकारों में राजनीतिक संगठनों के साथ में जो है बनाती हुई नजर आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, चलिए अब बहुत चूंकि समय का अभाव है हमारे पास, लेकिन इसके लिए चलते चलते ये कहना चाहूंगा, ये पूछना चाहूंगा कि हालात जो भी जैसे भी रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में समाजवादी पार्टी मूर्तियों के दम पर ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं कर रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम, ये आस्था का सवाल है। करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश के 16% लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और लोगों की आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी और मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने पहले भी हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया था परशुराम जयंती के अवकाश पर, अगर आज इस प्रस्ताव को भी वो विचार करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि विचार ही नहीं करेंगे बल्कि सार्थक विचार करेंगे, तो इसको करना चाहिए और राजनीतिक दलों को भी करना चाहिए। हम इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं मानते। हमारे जो भाजपा के लोग हैं वो भी परशुराम जी की मूर्ति लगाएं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, वो भी मंगल पांडे जी की मूर्ति को लगाएं।